हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों से ये प्रॉमिस हुआ था कि घटना चक्र को जैसे ही कंप्लीट करेंगे हम लोग पॉलिटी की, वैसे ही उसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेके आएंगे, जैसे पूरी पॉलिटी का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। दोस्तों, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है ना, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। माय नेम इज़ अनुराग। और मैंने जो कंपटीशन की जब मैं तैयारी कर रहा था तब इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा, कई बुक्स का सहारा लेके लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट में आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे मिलते हैं। वो पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत करी इसके ऊपर। पॉलिटी को कई मल्टीपल्स बुक से देखा और देखने के बाद उसमें जो की पॉइंट्स है उसके थ्रू मैंने अपने खुद के नोट्स जो थे वो तैयार करे। मैं बहुत एग्ज़ाम्स में मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैंने प्री क्वालिफाई करा है, मेंस क्वालिफाई करा है, और भी सम अदर्स एग्ज़ाम्स में मेरी कुछ जो रिज़ल्ट्स है वो पेंडिंग है। तो आई होप जल्दी से रिज़ल्ट आएंगे और आप लोगों को अच्छी खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये पॉलिटी के नोट्स हैं, इनको मैं आपको प्रॉपर तरीके से देखिए पढ़ाऊँगा, कम्प्लीटली इसको तैयार कराऊँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि जितनी मेहनत मैंने करी है वो मेहनत आप फालतू जगह कहीं करें, या नोट्स को कलेक्ट करने में करें, या नोट्स को बनाने में करें। आज कि यूट्यूब की इस दुनिया में इतना संभव हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी की हेल्प कर सकता है। तो आप मुझे अपना बड़ा भाई माने या एज अ मेंटर माने, आप उसका फुल्ली यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो समय है उसको लिखने से बच सकते हैं और उतनी देर में चीज़ों को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट दिन आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो लेके जाना है वो आपको अपना शरीर और अपना दिमाग में रखी हुई चीज़ें लेके जानी है। नोट्स वहाँ पे कभी काम नहीं आएंगे। तो ये जो आपको नोट्स हैं, ये पीडीएफ जो मैं वीडियोस पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसका जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ में मेरे साथ बनाए रखिए। और लास्ट में ये जो पूरी पॉलिटी में लगभग 60 से 70 वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगा, इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, आइए भारतीय राज्य व्यवस्था को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम को समझते हैं, राज्य व्यवस्था होता क्या है। देखिए, राज्य व्यवस्था का मतलब ये होता है कि राज्यों की क्या व्यवस्था है, कैसी क्रमिक व्यवस्था है, या उस राज्य की व्यवस्था के ऊपर किस प्रकार का ढांचा केंद्रीकृत रहेगा, या किस प्रकार की चीज़ें केंद्रीकृत रहेंगी। दोस्तों, हम लोग ये देखेंगे कि भारत में आखिर में कैसे अंग्रेज भारत के अंदर आए। तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले भारत में अंग्रेज़ तो नहीं आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए। आपको पता होगा, वास्को डी गामा का नाम सुना होगा आपने। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट में आता है। खैर, वो तो मेडिवल का पार्ट हो जाता है और थोड़ा सा मॉडर्न में भी टच करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ लेक्चर दूंगा आपके हिस्ट्री के रिगार्डिंग। आपने देखा होगा कि कई अंग्रेज आए भारत में, उन्होंने आने के बाद अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। और उस समय भारत के अंदर अब्राहम लोदी का शासन था। यदि आप देखेंगे 1503 में, तो लगभग आप देखेंगे कि 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ है, इस युद्ध से पहले की बात हो रही है। तो इसका मतलब लोधी वंश चल रहा था ही। और लोधी वंश में भी आप देखेंगे तो जो अंग्रेज आए उन्होंने लोधियों से परमिशन ली, या कई अगर साउथ में है तो वहाँ के लोकल जो एम्पायर था या लोकल जो साम्राज्य था उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा परमिशन ली। और कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं ने अपनी उदारता को दिखाते हुए या टैक्स के लालच में उनको ये परमिशन ग्रांटेड भी कर दी, दे भी दी। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री लगी वो कहाँ पर लगी, कोचीन के अंदर लगी। अब यहाँ पर फैक्ट्री क्यों लगी? अगर ये भविष्य कोई देख पाता कि यही अंग्रेज़ मुझे बाद में, जो मुझसे परमिशन ले रहे हैं, वही अंग्रेज़ मुझे बाद में इस देश से या मुझे ख़त्म ही कर देंगे, ये मेरी सल्तनत ही ले लेंगे, तो शायद ये मुग़ल बादशाह या मुस्लिम्स ये ना करते। लेकिन शायद उनको इस बात का आभास नहीं रहा होगा कि अंग्रेज़ कितने आगे जाके शातिर निकल जाएंगे। वो हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, हम लोग उस चीज़ों को बखूबी समझेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 1503 में आएंगे तो देखिए, पहली जो व्यापारिक कोठी लगी मैंने आपको बताया पुर्तगालियों की, वो कहाँ लगी, कोचीन में लगी। फिर देखिए, उन्होंने पैर पसारना स्टार्ट करा। 1503 के बाद 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में डचों ने आके सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर 1611 में देखेंगे तो अंग्रेज़ों द्वारा लगाई गई सबसे पहली व्यापारिक कोठी वो कौन सी थी, मसूलीपट्टनम बोलते हैं, व्यापारिक कोठी लगाई गई। उसके बाद देखिए, धीरे धीरे क्या होता रहा कि मुग़लों को ये
टैक्स देते रहे। और मुग़ल और जो इब्राहिम लोदी या लोदी वंश तो समाप्ति हो गया था, तो जो मुगल्स थे वो टैक्स की लालच में इनको लगातार ज़मीन प्रोवाइड करते थे, लगातार इनको अपनी सेना लाने को बोलते थे, लगातार ये अपना गतिविधि व्यापारिक गतिविधियाँ करते थे। तो ये मुग़ल समझ नहीं पा रहे थे और अंग्रेज़ धीरे धीरे करके साउथ के सारे इलाके में आप देखेंगे कि केरल से आए, फिर तमिलनाडु पे, कोचीन पे, पौंडीचेरी पे, गोवा पे, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ज़्यादा फैल गए। और कहीं ना कहीं जो साउथ के जो लोकल राजा महाराजा थे वो भी अंग्रेज़ों को बहुत सपोर्ट करते थे। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने पैर पसारने शुरू कर दिए और एक बड़ी संख्या में उन्होंने पैर को पसारा और बड़ी संख्या में मोनोपोली हासिल करी, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई, अपनी बस्तियां बसाईं, खुद के अपने परिवार को लाके यहाँ बसाया और लोगों से घुलना मिलना चालू कर दिया, क्योंकि उनकी मंशा थी भारत में एक लंबे समय तक रहने की। अब हम लोग देखेंगे आखिर में क्या हुआ। आखिर में ये हुआ कि अंत में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों को ही मुग़ल क्या करने लगे, अंग्रेज़ों ने मुग़लों को बाहर निकालने का प्लानिंग बना लिया। वो कैसे प्लानिंग बना ली अभी आप देखेंगे तो आपको बड़ा मनन और चिंतन करने का विषय है कि कैसे कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और आपसे चीज़ें मांगता है, आपके घर पे रहता है, फिर कुछ दिनों बाद आपको ही बाहर निकाल देता है। तो कैसे देखते हैं कुछ युद्धों के अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पर देखें तो उससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे कर्नाटक का पहला युद्ध, यहाँ पर भी अंग्रेज़ों की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका रही। सेंट थॉम का जो युद्ध था यहाँ पे भी बड़ी भूमिका रही। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था वहाँ पे भी बहुत बड़ी भूमिका रही। अंबूर का युद्ध, ये देखिए लगातार ये युद्ध लड़ रहे हैं, मुग़ल से लड़ रहे हैं, नहीं तो क्षेत्रीय राजाओं से लड़ रहे हैं और लगातार युद्धों में लोगों को हरा रहे हैं और अपना एक वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ वो देखिए 1556 से लेकर 1563 तक हुआ। लेकिन जो दो सबसे निर्णायक जो युद्ध रहे वो था प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। लगभग कहा यह जाता है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपना एक झंडा गाड़ दिया था, अपना एक अपनी मोनोपोली कर दी थी कि बस ये दो युद्ध था, यही दो युद्ध उनके भाग्य को लिख रहा था, उनका निर्णायक सिद्ध हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि अब आगे की क्या कार्रवाई रहेंगी अंग्रेज़ों की, क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में तो हरा ही दिया है मुग़लों को, ठीक है। और उसके बाद अब जो उनका प्लानिंग है वो भारत के ऊपर कैसे प्लानिंग से व्यवस्थित तरीके से राजनीति करना, फिर व्यापार करना, व्यापार के बाद राजनीति करना, फिर अपना घुसने की कोशिश करना, राजनीति घुसपैठ बनाना, फिर राजस्व को वसूलना, ये तरह तरह की गतिविधियों ये करते रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तभी मैंने देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए, जैसे पॉइंट से आपको हर चीज़ क्लियर हो पाए। देखिए ब्रिटिश आगमन एवं उन्हें प्राप्त राजस्व की शक्तियों के बारे में अगर देखेंगे तो देखिए बिहार हो, बंगाल हो और उड़ीसा हो, ये मैप देखिए, ये मत सोचिएगा कि आज का मैप ऐसा नहीं हो सकता, नहीं दोस्त, ये मैप है 1757 से पहले का, तब जब भारत के जो राज्य थे वो टुकड़े नहीं हुए थे, बटे नहीं थे। जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश 1971 में बना है, फिर आपको पता है सिक्किम है, गोवा है, ये सब अलग अलग साल में बने हुए हैं ना। तो ये सब सारे के सारे जो लगभग थे, बहुत कई राज्यों को मिलकर एक राज्य बन जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समरी मैंने लिख रखी है ताकि जब आपको ये नोट्स मिलें तो आप मेरी वीडियोस बार बार तो नहीं देखेंगे, तो नोट्स से आप जल्दी से रिवीजन करें और जब आप इन थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ों दिमाग में बहुत अच्छे से मगअप हो जाएंगी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए, लेकिन ब्रिटानिया मतलब ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार दे दिए। जब भारत पे देखिए, ये तो ब्रिटेन का अपना रूल्स था कि जो भी ब्रिटेन से बाहर जाएगा, किसी भी देश में जाएगा, किसी भी एशियन कंट्री में जाएगा, तो उसको एक चार्टर दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर चार्टर का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखिए यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया, आपकी हर एक सुविधा के लिए मैंने हर चीज़ मैंशन कर दिया कि आप हर बार वीडियो मेरी नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए मुझे एहसास है कि मैं भी किसी की इतनी बार वीडियो नहीं देखता था, तो मुझे एहसास है कि आप नोट्स में ही आपको सब चीज़ मेंशन वहाँ पर है कि आपको क्या चीज़ें वहाँ पर नहीं समझ में आ रही, वो मेंशन है। देखिए चार्टर का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, वो ऐसा एक अधिकार पत्र होता था जो कि ब्रिटेन के शब्दकोश में था। चार्टर का मतलब होता था कि आपको मैंने स्वीकार दे दिया, स्वीकृति दे दी। आप जब परमिशन बोलते हैं, जैसे भारत में परमिशन है, जैसे ब्रिटेन में चार्टर था कि मैंने परमिशन दे दी कि आप जाके दूसरे देश में आप जाके अपना व्यापार को शुरू कर सकते हैं।
अब देखिए, कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने तक ही सीमित थी, अब वह क्या करने लग गई, व्यापार के अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप में भी शामिल हो गई। उसने 1765 में अर्थात बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा, दीवानी का मतलब है राजस्व के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, या दीवानी न्याय का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़े के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, या दीवानी न्याय है उसके अधिकार के में जो भी सारी चीज़ें थी उनको क्या मिल गई, अधिकार मिल गया। और अंग्रेज़ों ने क्षेत्रीय शक्तियों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय शक्तियाँ कैसी थी, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। क्षेत्रीय शक्तियाँ थी कि जगह जगह अंग्रेज़ों ने अपने संगठन बना दिए, या जो राजा महाराजा थे उन राजा महाराजाओं को अपने सानिध्य में ले लिया और वहाँ पर काम करते थे। टैक्स राजा महाराजा वसूलते थे, उनसे टैक्स अंग्रेज़ लेते थे। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। इसका रीज़न भी ये था कि जो लोकल लोग हैं वो अपने राजाओं को ज़्यादा मानते हैं अंग्रेज़ों की कंपैरिजन में उस समय, तो वो राजाओं को टैक्स देते थे और राजा का कुछ प्रतिशत अंग्रेज़ उनको दे देते थे पेंशन के रूप में या विकास के रूप में। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। और बाकी का जो बड़ा अमाउंट था वो अंग्रेज़ रख लेते थे। तो यहाँ पर इस पावर को समझने की ज़रूरत है। अब देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, इसको समझने के आधार को दो भागों में देखिए डिवाइड किया जाता है। अच्छी पॉलिटी की जो बुक्स हैं या अच्छी पॉलिटी के जो टीचर्स हैं वो लगभग दो ही भागों में डिवाइड करते हैं। हालांकि मल्टीपल्स आप इसको और भी डिवाइड में अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन दो डिवाइड में करना बहुत बेहतर रहता है आप, ताकि ईजिली चीज़ों को समझ पाएँ। सबसे पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है 1773 से लेकर 1853 और ब्रिटानिया ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक था। इस बात को समझिएगा। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया अधिनियम, ठीक है। अब देखिए, ये जो PDF है ना, ये एक उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगी जिसने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, और उस व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगी जिसने पॉलिटी को रट लिया है और वो एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ चीज़ें चाहता है। मैंने यहाँ पे देखिए अधिनियम का मतलब भी दिखा दिया। अधिनियम का मतलब होता है केंद्र में संसद और राज्यों में विधान सभा द्वारा पारित कोई विधान या कानून, ये कहलाता है हमारा अधिनियम। तो उस समय क्या रहा होगा, उस समय रहा होगा अंग्रेज़ों की हुकूमत से पारित कोई नियम या कानून जो होते थे वो अधिनियम कहलाते थे। ये वर्ड वहीं से आया है। अब देखते हैं हम लोग कि कंपनी का जो शासन हम लोग अभी बात कर रहे थे वो 1773 से लेकर 1858 तक है। लेकिन हम ये देखेंगे कि आखिर में भाई हमको कौन कौन से एक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1854 का अधिनियम, 1855 का अधिनियम और 1856 का अधिनियम। देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए आपको लिख भी दिया है कि कौन से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझा ताकि आपको ये पता चल जाए कि 1853 के बाद क्या एक्ट ही बनना बंद हो गए थे। नहीं, एक्ट बन रहे थे, लेकिन उन एक्ट का रिलेवेंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आने वाले 20 सालों से पहले के जितने एग्ज़ाम थे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर नहीं पुट अप करे गए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ताज का अगर शासन आएगा तो ताज के शासन में क्या। देखिए, ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक का टाइम पीरियड है। इसमें सबसे पहले भारत शासन अधिनियम आएगा 1858। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ भारत शासन अधिनियम वर्ड चल रहा है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए क्या चल रहा है, रेगुलेटिंग, संशोधन, पेट्स, चार्टर चार्टर चार्टर। ये ऐसा क्यों, ऐसा मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा कि ऐसा क्यों। अब देखिए, यहाँ पे 1858 का भारत शासन अधिनियम था, 1861 का था, 1892 का था, 1901 का था, जिसका अलग एक नाम और भी है, मॉन्टेग्यू चेम्स पार्लियामेंटो एक्ट सुधार है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है और भारत शासन अधिनियम 1935 है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग कि कंपनी का जो शासन है इसको मोस्टली जो 1773 से 1858 तक है वो उसको मोस्टली 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको 3 पॉइंट्स पे डिवाइड किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि इसको 3 भागों में कैसे डिवाइड किया गया। अब देखेंगे कि देखिए, सबसे पहले ये कहा गया कि जो अंग्रेज थे उनके अंदर जो सिपाही थे, जो सिपाहियों का रिक्रूटमेंट था, वो क्या करता था कि वो बहुत पहले मुग़ल के समय में भी लोगों के काम कराने को लेके, या जब मुग़ल लगातार कमज़ोर हो रहे थे तो लोगों का काम कराने के लिए क्या करते थे, बहुत तरीके से काम तो करते थे, लेकिन उसका कोई एक नियमित तरीका नहीं था, उसकी कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी, उसका कोई राजनीतिक पकड़ नहीं थी।
और कोई केंद्रीय प्रशासन टाइप की कोई चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि उसमें मुगल्स का भी होता था और अंग्रेज़ों का भी होता था। लेकिन जब 1773 का एक्ट आया तो उसमें 3 पॉइंट्स पे जोर सबसे ज़्यादा दिया गया। सबसे पहले कहा गया कि नियमित और नियंत्रित करना कंपनी का काम है, मतलब कंपनी को कैसे नियमित किया जाए, कैसे रेगुलेटरी लाई जाए और कैसे इनके कामों पर नियंत्रण किया जाए। इनके काम मतलब इनके अंदर जो बैठे अधिकारी हैं, अंग्रेज़ों के अंदर जो बैठे अधिकारी हैं, वो कैसे नियंत्रित किया जाए। ये ब्रिटेन का फरमान था, ये ब्रिटेन के हाथों में नहीं था, ब्रिटेन के संसद के हाथों में था, ये कह सकते हैं, लेकिन फुल्ली ब्रिटेन के हाथों में नहीं था अंग्रेज़ों के ही हाथों में। दूसरा पॉइंट, अब क्योंकि पूरे भारत के अंदर अंग्रेज़ों का ही शासन हो गया था, मुगल्स ख़त्म हो चुके थे। आप देखेंगे 1857 में बहादुर शाह जफ़र दिखेंगे, लेकिन वो खास इतने मजबूत नहीं है, वो सिर्फ नाम के मुगल रह गए। दूसरा पॉइंट ये था कि कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों के बारे में पॉइंट्स पे बात हुई। और तीसरा, केंद्रीय प्रशासन की नींव, जो कि आपके यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया कि किस वर्ष केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब सेंट्रलाइजेशन रखा गया, मतलब राज्यों से भी ऊपर एक कानून था जो कि केंद्र का कानून था, जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, ठीक है। और उसको फॉलो कौन करते थे, फॉलो कराने का काम कौन था, भारतीयों के ऊपर फॉलो कराया जाता था और अंग्रेज कानून बनाते थे भारतीयों के लिए, ये समझिए। अब देखेंगे हम लोग आगे आते हैं, हम लोग आगे आएंगे और आगे आके हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि इसके अंतर्गत अब जब 1773 था तो मैंने बताया कि 73 में 3 पॉइंट थे, लेकिन इसके अंदर और भी पॉइंट थे। सबसे पहले क्या था, इसके अंतर्गत 5 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस समय जो पहला व्यक्ति था जो पहले गवर्नर भी था, बाद में गवर्नर जनरल बना, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे हर छोटे एग्ज़ाम, हर बड़े एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और मोस्टली लोग कंफ्यूज ही होते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर, क्योंकि अभी आपने सिर्फ हेस्टिंग का नाम सुना, जब आप कई मल्टीपल्स लोगों के नाम सुनेंगे तब आप कन्फ्यूज़न रहेंगे, लेकिन आप नहीं रहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ना जानते हैं, आप रटना जानते हैं, और यहाँ पर रटना और समझ दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब देखिए, जब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया तो इसकी हेल्प के लिए एक बॉडी चाहिए। बॉडी है तो वो कितने लोग हैं, 4 लोगों की टीम बनाई गई, कार्यकारिणी का गठन किया गया और इन 4 लोगों का जो टाइम पीरियड रखा गया वो 5 साल का रखा गया, ठीक है ना। 4 सदस्य कौन कौन से थे ये आपसे पूछा जाता, फ्रांसिस, क्लेवरिन, मानसन, वारवेल। ये सब के सब जो थे, 4 के चारों जो लोग थे, ये क्या थे, ये सब के सब लोग थे, ये 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का जो गठन हुआ था, इसमें वॉरेन हेस्टिंग की हेल्प करने के लिए बनाए गए थे। तो मैंने यूं ही नहीं लिखा है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तर्ज पे या उसके बिहाव पर, उसके आधार पर 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई और उसकी जो पहली मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम था एलिजाइम्पे, और इनके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे। हालांकि इनका कभी आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने नोट्स बनाते समय उनको मेंशन भी नहीं किया गया था और ना आज तक पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो वो एलिजाइम्पे, वो कौन थी, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की पहली जो न्यायाधीश थी उनका नाम था एलिजाइम्पे। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, निजी व्यापार पर रोक एवं भारतीय लोगों से उपहार लेने की मनाही कंपनी के लोग व सिपाहियों को दे दी। कहने मतलब ये है कि जो भारतीय जो लोग थे वो अपना काम कराते थे चुपचाप रिश्वत देके। निजी व्यापार जो थे, प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट जॉब्स, जो प्राइवेट व्यापार थे वो कंपनी के अंदर बैठे अधिकारी ही करते थे। जैसे सपोज करिए नील की खेती होनी है, नील बिकनी है, तो नील में क्या करते थे, अंग्रेज सिपाही नील खरीद लेते थे और ख़रीद को कंपनी को बेच देते थे। तो ये भी एक तरीके का व्यापार ही हुआ ना, व्यापार हुआ, या खुद ही खरीद लिया जाके ब्रिटेन में बेच दिया, कंपनी अलग बेच रही है, वो ब्रिटेन में अलग बेच रहे हैं, उनके पास पैसा है, तो ये भी एक तरीके का व्यापार हुआ। तो यहाँ पे एक बॉन्ड रख दिया गया कि जो भी व्यापार, जो भी अधिकारी, जो भी सिपाही अंग्रेज हुकूमत की नौकरी कर रहा है वो निजी व्यापार नहीं करेगा और भारतीयों से पैसा लेकर उनकी कोई भी प्रोडक्ट को दूसरे देश में नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ कंपनी ही करेगी, कंपनी ही खरीदेगी जो भी माल पे खरीदना है उसे। इस बात को समझ में आ गया होगा। ऐसे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, हालांकि पहले अलग थे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो क्या इससे पहले वो अधीन थे?
नहीं, वो इससे पहले अधीन नहीं थे, लेकिन 1773 में खर्चों को देखते हुए और एक शक्ति को देखते हुए इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब किसके अंदर कर दिया गया? जिनका मैंने अभी नाम लिया था। ठीक है। कंपनी पर नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से सशक्त कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं 1881 का संशोधन अधिनियम। देखिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1773 की जो भी कमियां थी, देखिए कोई भी चीज़ आप जब नई चीज़ बनाते हैं तो आपको नहीं पता है कि इसमें क्या कमियां हैं। जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं समाज में, कोई भी योजना होती है सरकारी, जब वो इम्प्लीमेंट होती है तब पता चलता है कि अच्छा लोगों को इससे नुकसान हो रहा है या लोगों को इससे लाभ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दिया जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संशोधन अधिनियम बोलते हैं। तो देखिए 1781 में एक संशोधन किया गया, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज़ों को कोई तजुर्बा नहीं था, क्योंकि वो तो मुग़ल के अंडर में काम कर रहे थे, मुग़ल की दबाव में काम कर रहे थे। तो अब उन्हें तजुर्बा हुआ कि नहीं भाई, हमें इसमें संशोधन करना चाहिए, और यही 1781 का संशोधन अधिनियम कहलाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस चीज़ को देखना है और समझना है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि 1773 की क्या थी, कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम पारित किया, जो कि 1781 के नाम से कहलाया। इसका दूसरा नाम एक्ट और सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट है। इसके बाद 1784 में क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट जो था। 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट था और 84 में पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप इस बात को समझिए। 1773 में जो कमियां हो गई थी उनको सुधारने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है ना। और 1784 को क्या बना? पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपसे पूछा जाता है, आप देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया? ठीक, ये बताना पड़ेगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बताइए। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को कब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया? वो कौन सा एक्ट था? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इन सारे जब आप इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ईजिली आपको क्वेश्चन बहुत ईजी सॉल्व हो जाएंगे सारे। अब देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसके 3 पॉइंट कौन कौन से थे? सबसे पहले थे कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग कर देना। ठीक। दूसरा, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले, राजनीतिक मामले के लिए प्रबंध नियंत्रण बोर्ड के लिए नए निकाय का गठन। तीसरा था, नियंत्रण बोर्ड की शक्ति थी कि वह ब्रिटेन के अधिकार में जो भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगा। ये 3 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं हम लोग 1786 के बारे में। 1786 में देखिए क्या था? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस बात को समझिएगा। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल अब कौन चेंज हो रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात समझिएगा, वहाँ पर अलग है, यहाँ पर देखिए अलग हो गए। उन्हें कब चुना गया? 1786 में। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार दिया गया, मतलब बाध्यकारी नहीं किया गया। जैसे आज देखते हैं हम लोग कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से एडवाइस ले सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ठीक वैसे ही देखिए बाध्यकारिता का जो यहाँ नियम था कि गवर्नर जो हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर, उसको 1786 में ये कह दिया गया कि आप मामले की काउंसलिंग की सलाह ले सकते हैं, माने या ना माने आपके ऊपर है। तीसरा पॉइंट था कि सेनापति को पद भी दिया गया। तो ये सेनापति का पद किसको दिया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इस बात को याद रखिएगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं घटना चक्र की क्वेश्चन भी आपको इसी जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद कंप्लीट करा दिया करूँगा। ठीक है। 1773 का जो चार्टर अधिनियम देखेंगे, 1773 में चार्टर अधिनियम में बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस ये है कि इसमें एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या था? कंपनी का एकाधिकार होता था। हर बार कंपनी, जैसे कि आप गाड़ी का कराते हैं ना, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया 10 साल, 20 साल, 25 साल, मुझे नहीं पता है कितने साल का होता है, तो उस हिसाब से अंग्रेज कंपनियों का भी ब्रिटेन के अंदर क्या होता था? एक अधिकार होता था, एक एकाधिकार होता था। लेकिन एकाधिकार ब्रिटेन का रहता था ताकि कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर भारत में ना आए, क्योंकि बाद में जब डच चली गई, कंपनी चली गई और आपका फ्रांसीसी कंपनियां जब सब खत्म हो गई, तब अंग्रेज़ों ने एक वहाँ पे अधिकार पत्र पारित करा लिया वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर संसद में कि अब से कोई भी कंपनी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा व्यापार नहीं करेगी। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, तो आप रिलेट करा पा रहे होंगे।
1813 का चार्टर अधिनियम देखेंगे, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चालू होता है। देखिए, भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया, अर्थात कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरी को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान करेगी। अब देखिए, प्रभुत्व करने की अनुमति का मतलब समझ रहे हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में बुलाने का क्या लक्ष्य था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदू है, गरीब जनता है, जिनका शोषण किया अंग्रेज़ों ने, उनको पैसे का लालच देकर उनको क्रिश्चियन में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया भारतीय शिक्षा पर। लेकिन ये भारतीय शिक्षा कोई हिंदी शिक्षा नहीं थी, ये भारतीय शिक्षा थी जो कि अंग्रेज़ों की शिक्षा थी, जो पश्चिमी शिक्षा थी। इस बात को समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष कितना दिया गया। तो अब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 1 लाख रुपए तो दिया गया था, तो क्या ये पश्चिमी शिक्षा के लिए दिया गया था या अंग्रेजी शिक्षा के लिए? तो नहीं, 1 लाख रुपए दिया गया था, वो दिया गया था आपका पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय शिक्षा को बड़ी हीन भावना से देखा कि ये इनका जो, हालांकि हमारा कल्चर बहुत महान है, लेकिन उन्हें अपनी चीज़ों को यहाँ थोपना था, तो उन्होंने थोपने का एक नया तरीका ढूंढा। 1 लाख रुपए अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च कराए और जितने भी लोग थे, जितने भी भारतीय, तो उनको अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत करी और एक बहुत बड़ा माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। हम लोग आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ नहीं समझ में आने वाली होगी। कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का आंसर आपका ज़रूर करूँगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया गया। धारा 87, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये धारा 87 में किया गया। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कब किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया, ये भी याद करने वाली चीज़ है। आगे देखते हैं, कंपनी के समस्त व्यापारी के कार्य जो समाप्त कर दिए गए और अब उसे राजनीतिक कार्य ही करने थे। लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में जोड़ा गया। सब परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद में परीक्षा के लिए ये जो आप देखेंगे कानून बनाने का जो अधिकार है, जो मापदंड यहाँ पे देखिए योग्यताओं के लिए बनाए गए, ये योग्यता का मापदंड था प्रमोशन के लिए। एग्ज़ाम मतलब अंदर रिक्रूटमेंट के लिए नहीं था। रिक्रूटमेंट के लिए आपको इस वाले एक्ट में दिखेगा 1853 में। आइए देखते हैं। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक्करण किया गया। विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई और खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ भी किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और यही पूछा जाता है कि खुली प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो 1853। ब्रिटिश शासन के बारे में देखें हम लोग देखते हैं 1858 के बारे में से लेकर 1947। देखिए 1858 क्यों पड़ा, अब मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ। आपको पता होगा ना, सन्यासी विद्रोह जिसको हम लोग बोलते हैं, सिपाही विद्रोह, माफ़ करिएगा, सिपाही विद्रोह कहा जाता है कि सन्यासियों के नाराज़गी की वजह से सिपाही विद्रोह बढ़ा। कुछ कहते हैं कि उन्होंने धर्म को भ्रष्ट करा इसलिए सिपाही विद्रोह बढ़ा। ठीक है, तो इन विद्रोह में एक भारतीयों के पक्ष में महत्वपूर्ण कदम उठा के उन्हें खुशी करने की कोशिश करी और इस तथा भारत शासन अधिनियम नाम से समय समय पर नियम निकालने स्टार्ट कर दी कि जब 1858 की क्रांति हुई, 1857 की, तो अंग्रेज़ों तक जब ये बात पहुंची तो वो ये इस बात से बड़े व्याकुल हो गए कि आखिर में ऐसी क्या कमी रह गई या ऐसा क्यों इतनी गुस्सा हो गया। तो पता चला कि हमने उन्हें सन्यासियों को, क्योंकि भारतीय क्या ना साधु संत में बड़ा विश्वास रखता है, भारतीय अपने धर्म को लेके बड़ा कट्टर रहता है, तो उन सारी चीज़ों से जब छेड़खानी करेंगे तो कहीं ना कहीं रोष भरा था घर पे, रोष भरा था हृदय में, और रोष ही निकल पड़ा 1857 की क्रांति में। तो 1858 में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम आया जिसमें ये कहा गया कि अब बात करो भारतीयों के पक्ष की, ताकि भारतीय खुश रहें, क्योंकि हमें रहना है लंबे समय तक। अगर हम ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित करेंगे तो भारतीय कहीं एक ना हो जाए और हमें निकाल बाहर कर दें। हालांकि कहा यह जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी, अगर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों से ना मिलते, जैसे मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश के सिंधिया समाज, जो सिंधिया परिवार था, यदि वो अंग्रेज़ों से ना मिलते, या बहुत ऐसे समाज थे जिनकी अंग्रेज़ों की छत्र छाया थी, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ ना दिया होता, तो शायद अंग्रेज़ 1857 की क्रांति में ही भाग गए होते। लेकिन
हमने बहुत बड़ी गलती करी, हमारे अपने लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, अपने लोगों को और अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से बहुत दिनों तक वो रह पाए। 1858 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के अब क्या हो गया भाई, वायसराय कर दिया गया, जिसका मतलब ये था कि वायसराय ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने लगा तथा पहला व्यक्ति जो वायसराय बना उसका नाम कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। देखा, ये कहा गया कि जो ब्रिटेन है, अभी कोई बात हिंदुओं को पहुंचानी थी, भारतीयों को पहुंचानी थी, तो वो पहले अंग्रेज़ों को बोलते थे, अंग्रेज़ फिर ब्रिटेन में जाते थे तब बोलते थे। लेकिन अब ब्रिटेन की तरफ से एक व्यक्ति रिक्रूट किया गया और कहा गया कि ये मान लीजिए महारानी एलिजाबेथ ही, जो आप इनसे कहेंगे जो ये कर देंगे वो महारानी एलिजाबेथ मानने ही पड़ेगा। तो एक तरीके से क्या हुआ कि भारत के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा ना, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति बनाया गया जिसको कहा गया वायसराय। और वो कौन थे, कैनिंग थे। ये या पूछा जाता है कि भारत में पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम द्वारा भारत का जो राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन को संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित हो गई और 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया। अब हम लोग देखते हैं 1861 के बारे में। ठीक है दोस्त, 1861 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 1858 तक आपको कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो मुझे ज़रूर मतलब एक फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा है वीडियो। ठीक है, और बाकी रही पीडीएफ की बात, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके लिए परेशान मत होइए। ये एक पीडीएफ नहीं, पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।